हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, संसद में एक बार आप लोग की आवाज़ पहुंची है और वहां पर पूछे गए हैं आपके अधिकार और नियमितीकरण को लेकर कब तक लागू होगा, क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, कब तक मिलेगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र के आदेश के बाद सभी ने उम्मीद लगा रखी है कि बहुत जल्द आप लोग को अच्छी खबर मिलेगी। और आप लोग को पता है, मैंने एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया है, उस पर मैंने बताया है कि हमारे पीएम मोदी जी ने क्या आदेश दिया है, क्या क्या लाभ आप लोग को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग, आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ये लाभ बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग को मिलेगा। ये लाभ जो है सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो एक बोझा उठाने वाला क्यों ना हो या वो ऑफिस में काम करने वाला क्यों ना हो, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर फिर से संसद में बात उठी है। क्या कहा गया है, देखिए लाइव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से लेकर कोई सुझाव है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही आप मुझे किस विभाग से हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जानकारी आ रही है, तो जो भी जानकारी है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए देखते हैं लाइव। अध्यक्ष जी, मैं इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 17वीं लोकसभा में पहली बार सांसदों के साथ संवाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और गरीबी से लड़ने वाले अनेक आदर्शों को हमारे समक्ष रखा था। इन्हीं आदर्शों की सोच को साकार करने वाला यह बिल कोड ऑन वेजेज मैं सदन में पेश करना चाहता हूं। वर्तमान श्रम कानून बहुत पुराने समय के हैं और इनमें से 17 श्रम कानून तो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ कानून तो आज़ादी से पहले के हैं। बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक की स्थिति के अनुरूप इन श्रम कानूनों को तर्कसंगत, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए आदरणीय अटल जी की सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था। श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें 2002 और 2003 में सरकार को दे दी थी, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद सरकार के परिवर्तन के बाद अगले 10 वर्षों तक इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद इन श्रम सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्य करने के लिए लिया गया है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, क्योंकि आज आप हमसे ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार को 5 साल हो गए थे और इतना देर क्यों लग रहा है। पर मैं बताना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सभी बड़े श्रमिक संगठन, जिनकी संख्या 13 और जितने एम्प्लॉयर्स हैं, और सभी प्रदेश में सारी राज्य सरकारों से पहले चर्चा करनी पड़ती है। उसके बाद ही आम राय के पश्चात ही हम कोई परिवर्तन करना संभव हो पाता है। अध्यक्ष जी, इस कोड को बनाने से पूर्व 10 मार्च 2015 को पहली त्रिपक्षीय वार्ता यानी ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन, जिसमें श्रम संगठन, नियोक्ता और राज्य सरकारें तीनों पक्ष शामिल हुए थे, और दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 13 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक रूप से भी दिन प्रतिदिन कोई न कोई शिष्टमंडल इस संदर्भ में मेरे पास आता रहा और हम उनसे मिलकर बात भी करते रहे और लोगों ने जो सुझाव दिए सरकार ने उन पर विचार किया। महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस वेज कोड का एक ड्राफ्ट हमने 21 मार्च 2015 से 20 अप्रैल 2015 तक मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी डाला था और उसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर अपने सुझाव भी दिए थे और इन सुझावों का इस कोड में हम लोगों ने कंसिडर किया है। अध्यक्ष जी, कोड ऑन वेजेज 16वीं लोकसभा में 10 अगस्त 2017 को इन सब चर्चाओं के बाद तत्कालीन श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने सदन में पेश किया था। तत्पश्चात श्री किरीट सोमैया जी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को दी थी। अब यह बिल इसीलिए 17वीं लोकसभा में पेश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वेज कोड पर स्टैंडिंग कमेटी ने 24 अनुशंसाएं की थी और उनमें 17 अनुशंसाओं को सरकार ने मान लिया। मैं आपके माध्यम से स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा
जिन्होंने इस कोड में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और हम सभी जानते हैं कि श्रम मंत्रालय 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कोड्स में समाहित कर रहा है। इसी दिशा में कोड ऑन वेजेज, जिसके अंतर्गत वेजेज से संबंधित चारों एक्ट समाहित हो रहे हैं। पहला पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो 1936 का है, आज़ादी से भी 11 साल पहले का। दूसरा मिनिमम वेजेज एक्ट, जो लगभग 71 वर्ष पुराना है, 1948 का। तीसरा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का है और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का है। मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में कोड ऑन वेजेज के द्वारा हमारे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। इनकी संख्या करीब 50 करोड़ मजदूर भाई बहन है। इन सब के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार हमारी सरकार देने का काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक है और आज़ादी के बाद पहली बार ये कदम हम लोग मिलकर उठा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ये न्यूनतम मजदूरी केंद्र में 45 व राज्यों में कुल 1709 प्रकार के शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ही उपलब्ध है। इस कानून के बनने के पश्चात सभी मजदूर भाई बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। अध्यक्ष जी, समाज के सभी वर्गों को जो अब तक न्यूनतम मजदूरी की परिधि से बाहर थे, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्कर हो, चाहे वो ठेला चलाने वाले हो, सिर पर बोझा ढोने वाले हो, घरों पर सफाई और पुताई का काम करने वाले हो, ढाबों में काम करने वाले हो, घरों में काम करने वाली माताएं बहनें हो, या फिर गली मोहल्लों व विभिन्न प्रतिष्ठानों की रखवाली करने वाले चौकीदार हों, समस्त कार्यबल को इस कानून बनने के बाद न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल जाएगा। प्लीज 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 मैं 5 मिनट लूंगा सर, मुझे बोल लेने दीजिए। आप इसके बाद आपकी बात सुनेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ILO ने वर्ष 5 मिनट लूंगा केवल। ILO ने वर्ष 2011 और 12 में एक स्टडी की थी। इसके अनुसार भारत में 32% श्रमिक ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आते थे। अगर हम 7-8 साल में ये भी मान लें कि इसमें और अतिरिक्त श्रमिक आगे बढ़ गए हैं, तो ये संख्या 40% हो रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज लगभग 40% श्रमिक अगर न्यूनतम मजदूरी का लाभ ले रहे हैं, तो इस कोड को कानूनी मान्यता मिलने के बाद बचे हुए 60%, जिनकी संख्या कम से कम 30 करोड़ है, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ले रही है। दूसरी मुख्य बात जो इस कोड में हम लेकर आ रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कई मामलों में लोगों को उनका वेतन या मेहनताना महीने के अंत में नहीं मिलता है, और कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं कि उस श्रमिक मजदूर को अपना मेहनताना नहीं मिलता है। अब उसके परिवार के सामने कितनी समस्या होगी, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष जी, सभी को न्यूनतम मजदूरी मिले और न्यूनतम मजदूरी समय पर मिले, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस कोड में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मासिक वेतन वालों को अगले महीने की 7 तारीख तक, साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के अंतिम दिन तथा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भाई बहन को उसी दिन मजदूरी मिले, इसका प्रावधान इस कोड में किया जा रहा है। इस प्रकार दैनिक हो, साप्ताहिक हो या मासिक हो, समस्त कार्यबल को समय पर वेतन मिले, इस कोड के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। अध्यक्ष जी, आज हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय परिक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत रेल, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि समस्त PSUs आते हैं, में न्यूनतम मजदूरी में हमारी सरकार ने 42% की ऐतिहासिक वृद्धि की थी, और ये वास्तव में ऐतिहासिक कदम था। वर्ष 2017 से पहले और 2017 से के बाद न्यूनतम मजदूरी की दरों का मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार अकुशल श्रेणी में 2017 से पहले 237 रुपये प्रतिदिन देती थी, और 2017 के बाद 333, अति कुशल को 312 और 2017 के बाद 438, गैर कृषि यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अकुशल श्रेणी में 374 रुपया, और अब 2017 के बाद 523 रुपया, और अति कुशल श्रेणी में 495 रुपया, और 2017 के बाद 693 रुपया दे रहे हैं। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया था। राज्यों द्वारा अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार रहता है, और परंतु कई राज्यों ने
शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी काफी कम न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है। मैं उन मजदूरी की दरों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ राज्य में 69 रुपया प्रतिदिन मजदूरी थी और कुछ राज्य में 115 रुपया मजदूरी थी। राज्य का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, पर वास्तव में अब इस विसंगति को दूर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस कोड के अंतर्गत एक फ्लोर वेज तय किया जाएगा और ये फ्लोर वेज एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन, नियोक्ता और राज्य के संयुक्त परामर्श के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा, इसको निर्धारित किया जाएगा। इस कोड के आने के बाद त्रिपक्षीय संस्था ही फ्लोर वेज की संस्तुति करेगी। केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी और फ्लोर वेज में कम न्यूनतम मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी किसी मजदूर भाई बहन को किसी राज्य में नहीं दी जाएगी। तो मैं इस विषय में सदन में एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस कोड द्वारा न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार और फ्लोर वेज का प्रावधान किया जा रहा है कि 2-3 मिनट में, किंतु न्यूनतम मजदूरी या फ्लोर वेज की कोई भी दर इसमें अभी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग जब मीटिंग करेंगे उसके बाद तय करेंगे। इस विषय में मैं सदन को एक बार फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ये दर एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा तय की जाएगी, जिसमें ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भविष्य में न्यूनतम मजदूरी की दर क्या होगी, इस कोड के लागू होने के बाद इस व्यवस्था द्वारा तय किया जाएगा। मजदूरी का फ्लोर वेज किसी भी नंबर जैसे 100, 150 या 176 रुपए आज पे चर्चा का मैं सारे सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपने सुझाव दें और वास्तव में ऐतिहासिक फैसला और हमारे कुछ